दो अगर आपकी सबकी स्क्रीन पर मेरी स्लाइड्स आ रही है तो मुझे वे बता दो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। ओके, आज हम जानने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अभी सर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है? बहुत लोग होंगे जिनको इसका नाम का मतलब पता होगा, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस नाम का मतलब नहीं पता होगा, उन्होंने पहली बार सुना होगा। यस और नो? ओके, ऐसा ही है। अब चलिए सबसे पहले तो मेरे साथ मिलके इस वर्ड को तोड़ते हैं। ऑलराइट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब सर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आपको, मैंने पहले ही बताया हुआ है, पर मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले ना, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। ओके, रिलेटेड टू हार्ट। जब भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले, ऑलवेज आप याद रखना कि आपको वहां पे हार्ट की बात हो रही है। ओके, हमें हमें हमेशा याद रखना है कि आपको वहां पे हार्ट की बात हो रही है। हार्ट मतलब आपका दिल। ऑलराइट, तो कार्डियो मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, मतलब दिल के रिलेटेड कोई बात हो रही है। वेस्कुलर, वेस्कुलर होता है आपकी नसें, वेसल्स। ठीक है, वेस्कुलर वर्ड आया है वेसल से। वेसल होती है आपकी नाड़ियां, आपकी खून की नसें। ऑलराइट, वेसल्स होती हैं नाड़ियां, आपकी खून की नसें, और उसी से वर्ड निकल के आया है वेस्कुलर। मतलब, और उसके बाद डिजीज, डिजीज मतलब बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेट करती हैं और जो कि हमारे नसों से रिलेट करती हैं? इजी है, इजी है ना? अब पता लग गया क्या मतलब है इसका? कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस। ओके, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में समझाना चाहता हूं। ठीक है, अभी हम अपने कॉपी में लिखेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब सर ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? देखिए, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है, भगवान ने एक ऐसा पूरा वातावरण बनाया हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा सर से लेकर पैर तक हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। ओके, शॉर्ट शॉर्ट में जैसा देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिखो। ओके, मैं आपको ऐसे प्रॉपर डिट्टो नहीं बता सकता, जैसे स्कूल में होता था ना, टीचर कहती थी कि हाँ चलो बच्चों ये लिखो। ठीक है, मैं वैसे नहीं बता सकता, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे लिखो। तो मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल बता रहा हूं कि कार्डियोवैस्कुलर एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके सिर को लेकर आपके पैर तक हर एक चीज को कनेक्ट करता है। चाहे वो आपकी पीठ हो गई, चाहे आपके पैर हो गए, चाहे आपकी उंगलियां हो गई, चाहे आपका ब्रेन हो गया, हर एक चीज को आपस में कनेक्ट करता है। ये बेसिकली पता है किसकी तरह है? हाईवे की तरह। नेशनल हाईवे देखा किसी ने? नेशनल हाईवे पता क्या होता है? नेशनल हाईवे जो कि एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसी हाईवेज की तरह है, जो कि आपके ब्रेन से निकल के, आपके हार्ट से निकल के आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। ऑलराइट, और ये पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में काम करता है। अगला पॉइंट लिखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। और ठीक है, सिर्फ ब्लड ही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को और आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से लिख सकते हो। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, सिर्फ ये ब्लड सर्कुलेट नहीं करता। ठीक है, ब्लड तो पहुंचाते है पूरी बॉडी में, बट उसके साथ साथ आपके हर एक ऑर्गन को, आपके हर एक टिश्यू को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और प्रॉपर ऑक्सीजन देना, आपके मसल्स को ऑक्सीजन देना, ये सब काम है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ओके, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, इस पर्सन के शरीर में ये जो आपको रेड और ब्लू कलर की दिख रही हैं, ओके, आप देख सकते हो, ये है आपकी नसें, जो कि आपके सिर से लेकर पैर तक नीचे तक पूरी फैली हुई होती हैं। ऑलराइट, अभी देखो, आपको जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, मेन मेन आप लोग लिखो, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। ऑलराइट, अगला पॉइंट लिखेंगे, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, मेन मेन इसके अंदर आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक होता है आपकी आर्टरीज, ठीक है, एक होता है आपका वेन्स, और एक होता है कैपिलरीज। ओके, ये देखो, ये आप तीन चीजें आप देख सकते हो, तीन चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ओके, तीन चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग देख के जूम करके लिख लो। ठीक है, तीन चीजें, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, तीसरी होती है कैपिलरीज।
मतलब आपकी बॉडी में जो नसें हैं ना, वो मेजरली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब तीन तरीके की होंगी। या तो वो आर्टरी होगी, या तो वो वेन होगी, और या तो वो कैपिलरी होगी। अभी सुनो ध्यान से कि इन सब का काम क्या है। आर्टरी का काम होता है आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन को, ब्लड को लेकर जाना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो आपका शुद्ध ब्लड है, जो आपका प्योर ब्लड है। ठीक है, ये डिफरेंस मैं पूछने वाला हूं, लिख लो। ऑलराइट। आर्टरीज का काम है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, हेल्दी ब्लड है, वो आपकी बॉडी के हर एक कोने तक लेके जाना, हर एक ऑर्गन को पहुंचाना। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेन्स। वेन्स का काम है आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो ब्लड में न्यूट्रिशन नहीं है, जो ब्लड अभी प्योर होना है, शुद्ध होना है, ओके, उन ब्लड को आपके वापस आपके हार्ट तक लेके जाना। जो ब्लड हेल्दी नहीं है, जिसका काम हो चुका है, ओके, उसको वापस से आपके हार्ट तक लेके जाना, ये काम है आपकी वेन्स का। ठीक है, वापिस से जब ब्लड आपके हार्ट पे जाता है, वो काम है आपके वेन्स का। ठीक है, अभी एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोग बोलोगे कि हाँ सर आप सच बोल रहे हो। वेरिकोज वेन्स की बीमारी किसने सुनी है? बताओ मुझे। वेरिकोज वेन्स की बीमारी हम सबने सुनी है। अब सुनो, अगर आपको याद हो, मैं आपको बताया था वेरिकोज वेन्स में क्या है। जो ब्लड है आपके पैर से वापस ऊपर को जाता है, बताया था ना, ग्रेविटी से उलट। अब बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? वेन्स आपके जो ब्लड है उसे वापस हार्ट तक लेके जाता है। अब अगला पॉइंट लिखो, कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है बहुत छोटी नाड़ियां, मतलब आर्टरीज से और वेन्स से भी छोटी छोटी नाड़ियां, जो कि आपके सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है। आर्टरीज इतनी बड़ी हैं वो नहीं जा पाती सेल तक, वेन्स इतनी बड़ी होती हैं वो नहीं जा पाती सेल तक, बट कैपिलरीज इतनी छोटी छोटी, इतनी पतली पतली नाड़ियां होती हैं कि ये आपकी सेल तक जाती हैं, और वहां पर जाके उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। ऑलराइट, और ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ये तीनों चीजें आपकी पूरी बॉडी में हर जगह पर प्रेजेंट है। ऑलराइट, हर जगह पर। तो बस आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा कि आपको आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, वो समझना होगा कि आखिरकार इनमें फर्क क्या है और इनका काम क्या है। ऑलराइट, तो अब उसके बाद, ठीक है, अब हम जान लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब सर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है? सिंपल से आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, जो चीज, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जो कि हमारे हार्ट को, हार्ट के साथ साथ हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को डैमेज कर रही है, वो होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, साफ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बीमारी हमारे हार्ट को, और जो बीमारी हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हमारे खून की नाड़ियों को खराब कर रही है, ओके, किसी भी तरीके से खराब कर रही है, तो वो आ जाती है आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में, जिसे हम हार्ट डिजीज भी कह देते हैं। ऑलराइट, आपने बहुत बार लोगों की सुना होगा कि हमें दिल की बीमारी हो गई है, ओके, हमें दिल की बीमारी हो गई है। पर दिल की बीमारी भी 36 तरीके की होती है। ओके, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि दिल की बीमारियां भी 3 तरीके की होती है। ओके, और हाँ, उसके बाद ये जो आपकी बीमारियां है ना, ये सिर्फ आपके हार्ट को इफेक्ट नहीं करती। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, आगे चल के आपके ब्रेन को, किडनी को और बॉडी के अलग अलग हिस्सों को भी डैमेज करती है। ठीक है, सिर्फ ये एक नहीं लेके आती, अपने साथ आगे और ज्यादा अपनी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो आप देखिए, एक डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 17 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। और ये WHO का डेटा है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है कि हर साल 17 मिलियन जो पीपल है उनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से। इंडिया में जो हार्ट डिजीज के केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इवन की छोटी छोटी यंग एज में लोगों को हार्ट की दिक्कत आ रही है। यंग एज में लोग ऑपरेशन करा रहे हैं बहुत ज्यादा। ऑलराइट, तो हमें इस सिंपल सी बात को समझना होगा
अगर आप घर पे अगर आप जाओगे ना सर्वे करने जाओगे, आपको हर 4 में से एक व्यक्ति को जो है आपके हार्ट डिजीज मिलेगा ही मिलेगा। हर 4 में से एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि और ये इंडिया में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा खाना पीना ही इतना बुरा है। ऑलराइट, इंडिया में इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि खाना पीना इतना बुरा है। अभी चलो, अब सर अब ये बताओ, ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो सिम्टम क्या क्या है। सर हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे बॉडी में कोई हार्ट डिजीज है? ठीक है, एक सिंपल सी बात है, आपके ब्लड प्रेशर का हाई होना और लो होना। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना और ब्लड प्रेशर का कम होना, ये एक सिग्नल है। ये जो अभी अभी मैं आपको बोल रहा हूं, ये सभी आपके वार्निंग सिग्नल्स है, साइंस है। तो अगर आपको इनका पता होगा तो हाँ, आप कह सकते हो कि हाँ मुझे हार्ट की दिक्कत है। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और बहुत ज्यादा लो हो रहा है, कभी कभार हो, इट्स ओके। हेलो, ये भी मेरी बात सुनो। कभी कभार हो, इट्स ओके, डर मत जाना कि हाँ पता नहीं मेरे दिल को क्या ही हो गया है। कभी कभार चलता है। बट अगर लगातार हो रहा है तो सोचने वाली बात है, तो दिक्कत की बात है। उसके बाद स्वॉलन वेन्स इन द नेक। आपका जो ये आपके गर्दन वाला हिस्सा है, गर्दन की जो नाड़ियां हैं वो सूज गई हैं। ठीक है, स्वॉलन मतलब सूजना। अगर आपकी गर्दन वाली जो नालियां हैं वो सूज गई हैं, तो ये आपका एक साइन और सिम्टम है किसका? हार्ट डिजीज का। अगला, आपके एंकल्स, ठीक है, एंकल्स और आपके फीट का सूज जाना, आप में आपके जो पैर हैं और आपकी जो एड़ियां हैं वो सूज जाती हैं, तो ये भी आपका हार्ट डिजीज का एक सिम्टम है। अगला, रैपिड और इररेगुलर हार्ट बीट। मतलब देखिए, अब ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलर और इररेगुलर हार्ट, रैपिड हार्ट बीट। रैपिड हार्ट बीट होता है हार्ट का बहुत तेज धक 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 करना। ओके, बहुत तेज स्पीड से। जब हार्ट बहुत तेज तेज स्पीड पंप करता है तो लोगों को लगता है कि हाँ मुझे दिक्कत हो गई है। नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग एक दौड़ लगा के आओ 1 किलोमीटर की, आपका सांस नहीं चढ़ेगा? हाँ या ना? बोलो। ऑब्वियसली जब आप 1 किलोमीटर तक दौड़ के आओगे मेरे पास, अपने दिल पर आप हाथ लगाओगे तो वो तेज धड़केगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम ही यही है। ऑलराइट, बट यहां पे देखो क्या लिखा है, इररेगुलर हार्ट बीट। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप बैठे हुए आराम से, बैठे बैठे आपकी धड़कन बढ़ गई है, तो फिर सोचने वाली बात है। आप भागे नहीं हो, आपने कोई हैवी काम नहीं किया। ठीक है, जब आप कोई भारी सामान उठाते हो ना, तो भी आपकी हार्ट बीट इरेगुलर मतलब तेज होती है, तो वो डरने की बात नहीं है। बट अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, फिर भी आपको घबराहट जैसी हो रही है, पैल्पिटेशंस, उसे इसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। जो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज ऊपर नीचे होती है ना, इसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। उसके बाद अगला, एबनॉर्मल साउंड ऑफ आर्टेरियल ब्लड फ्लो। मतलब आपके मतलब जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप में चेक करता है ना, जब आपके दिल पर हाथ लगाएगा वो चेक करेगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो उसे अजीब आवाज आती है खून के निकलने की, मतलब खून फ्लो हो रहा है। उसके बाद पेल क्लैमी अपीयरेंस, मतलब आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर येलोइश अपीयरेंस आ रही है, तो ये भी एक साइन और सिम्टम हो सकता है कि आपको हार्ट की दिक्कत है, आपको हार्ट की दिक्कत है। ऑलराइट, तो ये सभी सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो जो कि आपको पता लगे कि हाँ। और हाँ, अगला सिम्टम है, एक और सिम्टम आप लिख लो, आपका अच्छी तरीके से सांस ना आना। ठीक है, अच्छी तरीके से सांस ना आना। अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर आपको ढंग से सांस नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम। यस और नो? सही बोल रहा हूं मैं? दो चीजें हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपको सही से सांस नहीं आ रहा, तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। चलो जी, अब हम जानते हैं। सर अब हमें बताओ कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ओके, कौन कौन सी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड आइए आप सबके साथ मैं डिस्कस करता हूं। ओके, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ही डिस्कस की है, इसके अलावा तो बहुत होती है। सबसे पहला होता है एंजाइना। ठीक है, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कह देते हैं। सबसे पहला आप लिखो, एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है एंजाइना। ठीक है, अब सर ये एंजाइना क्या है? देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें आपको जो छाती है ना वो दर्द करती है। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर आपका जो छाती है ना, आपके जो चेस्ट वाला एरिया है, वो पेन करता है। ओके, वहां पे दर्द होती है, आपको टाइटनेस फील होती है।
ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो हार्ट का मसल है ना वो दब रहा है, आपके दिल को अंदर ही अंदर कोई दबा रहा है, कोई इंसान दबा रहा है आपके दिल को, अंदर ही अंदर शरीर से आपको ऐसा लगेगा। और जब आपको ऐसा लगेगा तो आपको बॉडी में दर्दें होंगी, और उन दर्दों के साथ साथ आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और हाँ, ये खुद एक बीमारी का नाम नहीं है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है, पर ये वैसे बीमारियों में आ जाता है। ऑलराइट, चेस्ट पेन। अभी उसके बाद अगला, अगला हो गया आपका हार्ट अटैक। ठीक है, अगले बीमारी लिखेंगे हार्ट अटैक। अब एक सिंपल सी बात है, हार्ट, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर साल कितने लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं, यस और नो। ओके, और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो कि कब आकर कब आपकी जान ले लेगी आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब एक सेकंड में ये आ गई, और उसके बाद हमें कुछ भी सोचने का, हमें कुछ भी करने का हमें मौका नहीं मिलता। ऑलराइट, और इसका साइंटिफिक नेम होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके, हार्ट अटैक का। और अब सुनो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके जो हार्ट के मसल्स है ना उसकी डेथ हो जाती है। मतलब आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो जो है वो मतलब वो ढंग से काम ही नहीं कर कर पाते, हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ओके, और जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी है वो आपकी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी आपकी एक ऐसी आर्टरी है जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ऑलराइट, कोरोनरी आर्टरी आप ऐसे लिख सकते हो, वो आर्टरी है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, ये आपकी एक आर्टरी का नाम ही है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है इससे आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट की दिक्कत आती है। ऑलराइट, अभी सर इसका अच्छा, आप मेरी आवाज आ रही है? मुझे एक बार आप बेफिक्र बता दो, क्लियर है मेरी आवाज? ओके, तो जिनको भी मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप प्लीज एक बार या तो मीटिंग को रिज्वाइन कर लीजिए, या तो आप अपना वॉल्यूम चेक कर लीजिए, आपने शायद आपके फोन का वॉल्यूम बटन कम होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए, अगला अगला हिस्सा होता है ब्लड क्लॉट। अगला ब्लड जो आपका हार्ट अटैक है उसका कारण लिखो आप ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट क्या है, जब आपके हार्ट तक जाने वाली कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी, ओके, तो आपके हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो क्या है, आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, और इस बीमारी को अभी मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अगला लिखो, अगला कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। ओके, CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, इसे हम प्रॉपर लिखेंगे पूरा, कार्डियक हार्ट फेलियर। ओके, सी एच एफ। अब सर CHF में क्या होता है, CHF में क्या है, जो आपका हार्ट है ना वो प्रॉपरली ब्लड को पंप ही नहीं कर पाता। आपका जो हार्ट है ना, मैं आपको सिंपल सा भाषा में बता देता हूं, आपके हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। जो आप जो जो भी आपके विलेजेस होते हैं, ठीक है, विलेजेस में जो पंप लगे होते हैं, हैंड पंप देखा किसी ने? पंजाबी च ਆਪਾਂ ਬੰਬੀ कहते हैं। ठीक है, देखा ना किसी ने हैंड पंप क्या है? जब आप हैंड पंप को ऐसे ऊपर नीचे करते हो तो जमीन से पानी आता है बाहर, यस और नो? जमीन से पानी बाहर आता है, तो वो क्या है, वो पानी को पंप कर रहा है, खींच कर आप बाहर फेंक रहे हैं पानी को। और यही सिंपल काम है आपके हार्ट का, लिख लो। आपका हार्ट भी क्या है, आपकी बॉडी में से दूसरे जो डीऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे वापस लेगा, और फिर ऑक्सीजन जो अच्छा वाला ब्लड है उसे पंप करेगा, उसे बॉडी में छोड़ेगा। ऑलराइट, आपका जो हार्ट धक 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 साउंड आ रही है ना, वो उसी की वजह से है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, फेंक रहा है आपकी बॉडी के अंदर। और जब आपका कार्डियक हार्ट फेलियर होता है, CHF होता है, आपका हार्ट अपना ब्लड को पंप ही नहीं कर पाता, बॉडी में फेंक ही नहीं पाता। ऑलराइट, अभी अगला सुनो, अगला लिखो मिट्रा रिगर्गिटेशन। ओके, अगर आपको स्पेलिंग का नहीं पता लग रहा होगा तो आप लोग स्क्रीन पर देखकर आप लोग जूम करके आप लोग लिख सकते हो। ओके, वेट सेकंड, सॉरी। ओके, थोड़ा सा ड्राइंग में मैं ऐसे वैसे ही हूँ। ओके, हाँ, तो देखो, तो फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मिट्रा रिगर्गिटेशन। ओके सर, अब हमें ये बताओ कि मिट्रल रिगर्गिटेशन क्या होता है, मिट्रा रिगर्गिटेशन। अब सुनो, मिट्रा जो वर्ड है ना वो आया है आपके मिट्रल वेल्व से। अब सर देखो, अब ना मैं धीरे धीरे चलूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका जो हार्ट है ना उसके अंदर चार कमरे होते हैं। ठीक है, हेलो, मेरी बात को अभी ध्यान सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं।
आपके हार्ट के अंदर होंगे 4 कमरे, ठीक है, 2 लेफ्ट साइड पर, 2 राइट साइड पर। अब आपका जो खून है ना, इन 4 कमरों के अंदर से होके घूमता है। आपका जो ब्लड है वो इन 4 कमरों के अंदर से होकर घूमता है। अब ना, इन कमरों के एंट्री पॉइंट पर ना एक दरवाजे लगे होते हैं, ये देखो, ऐसे करके ना एक दरवाजे लगे होते हैं, देखो। अब जब आपका खून ऊपर से आता है ना, मेरी स्लाइड की तरफ ध्यान से देखेंगे, जब आपका खून ऊपर से आता है, ये जो दरवाजा है ये खुल जाता है, ऐसे करके, ठीक है। ये जब दरवाजा खुलता है, खून आपका आगे चले जाता है दूसरे कमरे में। और जब आपका खून आगे चले जाएगा, ये दोबारा से बंद। मतलब एक बार खून आगे चला गया, ये दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। अब इसी चीज को हम कहते हैं वेल्व, ठीक है, लिख सकते हो, इसी हम चीज को कहते हैं वेल्व, VLAVE। अब सुनो होता क्या है। ऐसी एक वेल्व होता है आपके हार्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं मिट्रल वेल्व, MITRAL। आपके हार्ट के अंदर ऐसे एक वेल्व होता है जिसे हम मिट्रल वेल्व कहते हैं। अब ये जब खराब हो जाता है ना, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहता है, ये देखो, ये ऐसा कैसे ही रहता है। मतलब जब खून वापस चला गया ना, ये बंद नहीं हो पाता। अब सुन होगा का, रीगर्गिटेशन का मतलब होता है वापस आना, लिखो। रीगर्गिटेशन का मतलब होता है आपके ब्लड का वापस पीछे को फ्लो मारना, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स किसको याद है, जो मैंने एसिड वाला सेशन बताया था, उसमें उसमें भी सेम कंसेप्ट हेलो, याद करो। उसमें मैंने सेम कंसेप्ट बताया था कि एसिड आपका ऊपर को बैक फ्लो मारता है जब आपका वो वेल्व खराब हो जाता है। इसमें भी सेम चीज है। जब आपके हार्ट का मिट्रल वेल्व खराब हो जाता है, तो आपका जो खून आगे जाना था, आगे जाने के बजाय वो पीछे को वापस आ जाता है। और जब वो पीछे को वापस आ जाएगा, तो वो क्या है, आपके हार्ट में ऑक्सीजन कमी होगी, ठीक है। और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, जब आपका हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा। अब अगला, अगला लिखो, अथीरोस्क्लेरोसिस। ओके, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस बीमारी के अंदर आपके हार्ट के अंदर ना प्लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे अथीरोस्क्लेरोसिस। अभी सर इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें वो बताओ। मैं आपको बताता हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, आपकी जो हार्ट की तरफ जाने वाली वाली नसें हैं ना, उसके अंदर फैट जमा हो जाती है। अगर आप फोटो को ध्यान से देखोगे ना, तो बस मेरी स्लाइड्स के अंदर ध्यान से देखना, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगा। ये देखो, ये जो आप पीला पीला देख पा रहे हो, यस और नो, ये आप पीला पीला देख पा रहे हो, ये है आपका फैट, जिद्दी फैट, बुरा फैट, ठीक है, ये आपका फैट है। अब ये जब आपकी नाड़ों के अंदर, आपकी नसों के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, तो देखो आपका खून ढंग से आगे नहीं जा पा रहा, आपके खून को दिक्कत हो रही है आगे जाने में। और इसी प्रॉब्लम की वजह से हमें हाई बीपी की दिक्कत आती है, एज सिंपल एज दैट। इसी प्रॉब्लम की वजह से हमें हाई बीपी की दिक्कत आती है। तो आप देखो, एक सिंपल सी बात है, जब आपकी नसों के अंदर ये फैट जमा हो जाएगा, और इस फैट को हम कहते हैं प्लेक, PLAQUE। मैंने हार्ट वाले सेशन में भी बताया था। और जब आपके प्लेक जमा हो जाता है, तो आपको देखो आपकी नाड़ी कितनी ब्लॉक हो गई है। अब सुनो, एक इमेजिन करो कि जब ये पीला हिस्सा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि इसने पूरा बंद ही कर दिया उसे। अब बताओ क्या होगा। जब फाटक पूरा ही बंद हो गया, तो गाड़ी आगे जा पाएगी? नहीं, ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। जब फाटक बंद ही हो जाएगा, तो आपके हार्ट तक जो है वो खून नहीं पहुंच पाएगा, और उसके बाद आएगा हार्ट अटैक, उसके बाद आएगा हार्ट फेलियर, ठीक है। अब सुनो, अगला लिखो, अगला लिखेंगे रीनल आर्टरी डिजीज। ओके, लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट हो गया आपका रीनल आर्टरी डिजीज। अब सुनो, अब अपनी कॉपी में एक अगला वर्ड लिखो। जब भी आपको रीनल वर्ड सुनने को मिले, ऑलवेज वहां पे किडनी की बात हो रही है। लिखो लिखो लिखो। जब भी आपको रीनल वर्ड सुनने को मिले, ऑलवेज याद रखना वहां पे सॉरी, किडनी की बात हो रही है, ठीक है, आपकी किडनी की बात हो रही है जब भी आपको रीनल वर्ड सुनने को मिले। अब सर इसमें क्या होता है, आपने किडनी का यहां पे नाम क्यों लिया, हम तो सर हार्ट की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, रीनल आर्टरी डिजीज। आर्टरी पता है ना क्या होता है? ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपकी किडनी तक जाने वाली नसों में आपका प्लेक बिल्डअप हो जाएगा, मतलब जब आपकी किडनी तक जाने वाली नसों में फैट जमा हो जाता है, तो आपकी किडनी जो है वो ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकाल पाती,
ठीक है, आपकी किडनी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाती, किडनी में ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। समझो इस बात को। ठीक है, जब आपकी किडनी में एक्सेस ऑफ फैट जमा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो क्या है, आपकी जो किडनी वाली नसें हैं वो मतलब सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, सिकुड़ जाएंगी, वो स्टिफ हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, आपको किडनी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर किडनी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो किडनी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर किडनी को उसका प्रॉपर खून मिला ही नहीं, उसे ब्लड प्रॉपरली नहीं मिला, तो क्या है, किडनी फेलियर की दिक्कत आएगी। अगला लिखो, सेरिब्लोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, या फिर स्ट्रोक। सिंपल सा अगर ये नहीं लिखना तो लिख लो स्ट्रोक। अब सर स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक होता है आपकी दिमागी बीमारी। जब आप, मैंने आपको क्या बताया था, नसें आपकी दिमाग से लेकर पैर तक हर एक जगह पर प्रेजेंट है। अब जब आपके दिमाग वाली नसों में फैट जमा हो जाएगा, तो आपके दिमाग को प्रॉपरली खून नहीं पहुंच पाएगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक कह लो, ब्रेन स्ट्रोक कह लो, या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ब्रेन फेलियर होता है, स्ट्रोक होता है जब आपके जो बीमारी, जो दिमाग वाली नसें हैं उसमें जो है आपका फैट जमा हो जाता है, उसमें फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो आपके दिमाग को प्रॉपरली खून नहीं पहुंच पाता, आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या है, आपको स्ट्रोक की दिक्कत आती है। और हाँ, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ट डिजीज, जो आपका हार्ट अटैक है, उससे बंदा वापस आ सकता है, स्ट्रोक से वापस आना बहुत मुश्किल है। लिखो मेरी बात, एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूं कि हाँ, हार्ट अटैक से बंदा वापस आ जाएगा, अगर टाइमली उसे हॉस्पिटल ले गए तो, टाइमली उसका ऑपरेट हो गया तो। पर स्ट्रोक से वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बार किसी बंदे को स्ट्रोक आ गया, बस काम खत्म। ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट को भी तो आपका ब्रेन चला रहा है है ना? यस और नो? आपके हार्ट को भी आपका ब्रेन ही चला रहा है, आपका ब्रेन सिग्नल पहुंच रहा है, तब जाके आपका हार्ट धड़क रहा है। अब सर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? ठीक है, आप देख लो, सबसे पहला रिस्क फैक्टर हो गया आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ये बीमारियां आ सकती है। अगला लिखो, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ओके, नेक्स्ट लिखो, ओबेसिटी एंड ओवरवेट मतलब बहुत ज्यादा अगर मोटापा है, अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको ये सब दिक्कतें आएंगी। अगला लिखो, हेरिडिटी। ठीक है, कुछ परसेंट, 20 से 30% चांस होते हैं जीन्स के। ठीक है, जेनेटिकली 20 से 30% चांस होते हैं हार्ट डिजीज आने के। अगला लिखो, जेंडर। ठीक है, अर्ली एजेस में जो विमेन्स है, उन्हें ज्यादा रिस्क होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप होने का। ओके, लिखो लिखो लिखो, जो विमेन्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें अर्ली एज में ज्यादा रिस्क होता है किसका? सीवीडी का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का आने का। अगला, अगला लास्ट लिखो, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बाहर का बहुत ज्यादा खाना पीना खा रहे हो, प्रोसेस्ड चीजें खा रहे हो, तली हुई चीजें खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो है ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है। एंड अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी ये सभी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, आपको अपनी डाइट को, आपको अपने रेगुलर रूटीन को अच्छा करना पड़ेगा। ओके, देखो, सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी डाइट चूज करनी है। ठीक है, लो फैट वाली, लो फैट वाली। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिलता है ना, तो कहता है कि सर हमें हार्ट की दिक्कत है, तो आपको उसे क्या रेकमेंड करना है, कि उन्हें नमक कम कर देना अपनी डाइट में। लिखो, ऑलवेज रिकमेंड लो सोडियम। अगर आपको कोई पर्सन मिलता है हार्ट डिजीज वाला, तो उसे आप इतना कह सकते हो कि सर आप कुछ करना करना मत करो, मेरी इतनी बात मान लो कि अपने पूरी डाइट में नमक कम कर दो। ओके, सोडियम कम कर दो। और उसे उसे बोलो कि सर अगर आप वेट कम कर लोगे ना, आपको हार्ट की दिक्कत आएगी नहीं। सर बस मेरी इतनी बात मान लोगे ना, अगर आप अपना वेट कम कर लोगे, तो आपकी हार्ट की दिक्कत गायब हो जाएगी। बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं। ठीक है, आप जो हमारे दिलबाग सर को डॉक्टर्स ने हार्ट का ऑपरेशन करने को कह दिया था। ऑलराइट, तो अभी ऑपरेशन तो हमने करवाया नहीं, पर दिलबाग सर ने क्या किया, अपने वेट के ऊपर काम किया, और उन्होंने आइडियल वेट को अचीव किया, तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल। और एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे हर्ब लाइफ लाइन के लिए।
ओके। हर्बल लाइफलाइन में आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ईपीए होता है, डीएचए होता है, जो कि आपकी बॉडी में प्लेग को कम करने में हेल्प करता है। अगला बीटा हर्ट के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो। बीटा हर्ट में आपका एक अच्छा फाइबर होता है, ठीक है, ओट बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर होता है इसके अंदर, जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट के मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगला आप रेकमेंड, एक तो हो गया लाइफलाइन, अगला लिखो आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हो बीटा हर्ट। और एक बारी हमारे रामबाण प्रोडक्ट के लिए बड़ी स्क्रैपिंग कर दीजिए, नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स में आपको एल आर्जिनाइन मिलता है, जो कि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बेटर होगा। ऑलराइट, तो मैं बस लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूं। और हाँ, एक ना बहुत अच्छी लाइन है और एक बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है, एक अच्छी लाइन बहुत प्यारी लाइन है। आपको पता है बहुत किसी सियाने ने क्या है, ओके, किसी समझदार ने कहा है ये लाइन, और किसी ने बहुत खूब लिखा है। और हाँ, और अब कई जो आपके हार्ट वाले सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन होता है, उसके बाहर कभी पढ़ना, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जगह जहाँ पे लिखा होता है। ओके, अब बात अगर आपको अच्छे लगे तो लिख भी सकते हो, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं। ओके, तो वो बात ऐसी है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन, ये सभी चीजें भी आपके हार्ट को डैमेज करती हैं। अब इस लाइन को बहुत मतलब अंदर तक हिला देने वाली लाइन है। अगर आपने टाइमली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लिया होता, ठीक है, अगर आप बता पाते किसी को, अगर आप अपने अंदर स्ट्रेस ना रखते, तो आपको हार्ट की दिक्कत नहीं आनी थी, आपको हार्ट अटैक नहीं आना था, और औजारों से आपको बाईपास सर्जरी जैसी जैसी चीजें नहीं करवानी पड़ती थी। तो इसीलिए एक सिंपल सा बात है, इस लाइन का यही मतलब होता है कि अगर अपनी फीलिंग को जितना हो सके सप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, तो वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो बिल्कुल आप लिख भी सकते हो। एंड अगर आपको ये लाइन अच्छी हो तो एक बार अच्छी कॉपी कर दीजिए आज के सेशन के लिए। आई होप कि आप सबको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी होगी, पता लग गया होगा कि इन्हें क्या, किन किन तरीके की होती हैं, और ये जरूरी है कि नहीं है, और हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं।